हेलो गाइस, वेलकम हिमाचल गाइज। आईसीआर के प्रैक्टिस सेट सीरीज में जो हम आपको 8th क्लास की एनसीईआरटी करा रहे थे, जो एमसीक्यू टाइप में है, ठीक है, एमसीक्यू टाइप में हम करा रहे थे, तो उसी के यहाँ पे अगली सीरीज है। तो इसमें यहाँ पे हम पूरी एनसीईआरटी अब खत्म करने की कोशिश करेंगे। 9th और 10th की ऑलरेडी करा रखे हैं, तो देखिएगा 9th और 10th से बेटर है आपकी 8th क्लास की एनसीईआरटी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको मिल जाएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी जो क्वालिफिकेशन है सिर्फ 10th है, और 10th की क्वालिफिकेशन के हिसाब से इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो चैप्टर है, ये है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से प्रश्न आपके जरूर बनते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं, यानी कि वनों को समाप्त कर देना, इसको क्या कहा जाता है। तो देखिए, अभी आप किसी भी क्षेत्र के वनों को समाप्त करते हैं तो उसको वनोन्मूलन कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लीजिए, तो कहते हैं कि वनोन्मूलन का कारण क्या होता है, यानी कि जो वनों का विनाश होता है उसका कारण क्या होता है। बेसिकली एक तो जो भवन निर्माण के लिए यहाँ पे लकड़ी लगती है, ठीक है, उसके बाद कागज उद्योग के लिए और सड़क निर्माण के लिए, इन सभी के कारण सड़क निर्माण में क्या होता है कि जितने भी पौधे बीच में आते हैं उनको काट दिया जाता है। कागज तो पौधे से ही बनते हैं, भवन में भी लकड़ी लगती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या अगला देखें। अगले में कहा गया कि प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है, ठीक है, प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा आपका इनको जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, ठीक है, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्रों में इनको यहाँ पर संरक्षित कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। कहा गया कि वह क्षेत्र जिसमें अब जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाता है। एक जो क्षेत्र होता है जो अपने प्राकृतिक आवास में, जहाँ वो बेसिकली रह रहे होते, उसी एरिया को संरक्षित कर दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको अभ्यारण्य कहते हैं, याद रखेंगे अभ्यारण्य इसका राइट आंसर है। ये बहुत ही ज़्यादा छोटा छोटा फर्क होता है, अभ्यारण्य क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, चिड़ियाघर क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में कुल अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा, जो भारत में कुल अभ्यारण्यों की संख्या, जो लेटेस्ट डाटा की बात करें तो वो हो जाएगा 544, ठीक है, 544 है। आप इसको याद रख के जाइएगा और इसी के आसपास ही आपको यहाँ पे वैल्यू देखने को मिलेगी एग्जाम में, अगर ये प्रश्न बनता है तो, ठीक है। ये काफ़ी पुराना हो चुका है क्योंकि अभ्यारण्य बनते ही रहते हैं हर साल, तो ये आपका हो जाएगा 544। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है। अब देखिए, वनों के विनाश को रोकने के लिए जो हल होगा वो क्या होगा। तो सिंपल सा बात है कि आप जो जितना, मान लीजिए आप एक पेड़ काटते हैं तो आपको 2 लगाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ होगा पुनर्रोपण, ठीक है, पुनर्रोपण जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या है, अब यहाँ पर आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका जंतुओं में जनन, ठीक है, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, आपका नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं, ठीक है, नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं। तो बहुत ही यहाँ पर बढ़िया प्रश्न है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका युग्मनज, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला तो अगले प्रश्न की बात कर ले, तो कहते हैं कि मादा युग्मनज और नर युग्मनज के संयोजन की विधि क्या कहलाती है। जो मादा युग्मनज होता है और नर युग्मनज होता है, इसके संयोजन की जो विधि कहलाती है उसको क्या कहते हैं, वो आपकी हो जाती है निषेचन। निषेचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं। देखिएगा, जैसे कि आपकी मुर्गी वगैरह हो गया, तो क्या कहते हैं, ये सीधे क्या देते हैं, ये आपके अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा, तो कहते हैं इनको अंड प्रजक, क्या कहते हैं, इसको अंड प्रजक के नाम से इनको जाना जाता है। प्रश्न संख्या अगला देखें। अगले में कहते हैं कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। तो एक युग्मनज में पाया जाने वाले जो केंद्रक होते हैं उनकी संख्या बेसिकली कितनी होती है, सिर्फ एक होती है, यानी कि मात्र एक इसमें संख्या होती है। प्रश्न संख्या अगला है कि जो जंतु अपने शिशु को जन्म देते हैं, तो जो जंतु अपने शिशु को जन्म देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि वो अंडे ना देके जन्म देते हैं अपने बच्चों को, तो वो हो जाएंगे जरायुज, उसको हिंदी में कहते हैं जरायुज, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि मुकुलन द्वारा जनन निम्नलिखित में होता है। तो बेसिकली जो मुकुलन का मतलब जो बडिंग होती है वह किस में होती है। तो बडिंग द्वारा जो आपका रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, किस में होता है, वो आपका हो जाएगा हाइड्रा, हाइड्रा में होता है। अब हाइड्रा देखिए कैसे बना होता है, एक तो आपको इस तरीके से बना होता है हाइड्रा, इस तरीके से, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, तो इसमें क्या होता है, ये जो पार्ट है इसका कुछ दिन के बाद अलग हो जाता है, तो ये आता है ये मुकुलन या फिर इसको बडिंग विधि बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, तो ये भी यहाँ पे रिपीटेड है। चलिए अगला देखें। तो कहते हैं कि अमीबा में किस विधि द्वारा
जो यहाँ पर वो जनन किया जाता है। तो अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो इसमें हो जाता है आपका जो विभाजन होता है, बेसिकली इसमें बहुविभाजन होता है। अब अमीबा किस तरीके का होता है, मान लीजिए किसी भी शेप में होता है, उसको कोई शेप डिसाइड नहीं होता। तो ये चीज़ यहाँ पर है, ये मान लीजिए इसका ये आपका मेन होता है, तो ये क्या करता है धीरे धीरे ये डिवाइड हो जाता है दो में, ठीक है, दो डिवाइड, तो ये अलग हो जाता है, ये पार्ट ये अलग पार्ट हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, वो हो जाएगा आपका बहुविभाजन, ठीक है। अमीबा में क्या होता है, ये बहुविभाजन होता है। प्रश्न संख्या अगला है इसमें कि बाह्य निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन किन में होता है, तो बेसिकली जो बाह्य निषेचन होता है वो जल मादा के शरीर के बाहर होता है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, जो मादा के शरीर के बाहर होता है, ठीक है। तो बाह्य निषेचन का मतलब ही ये होता है मादा के शरीर के बाहर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ह्यूमन बॉडी है ना, उसमें क्या होता है, इसका जो निषेचन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। अब बाह्य में क्या होगा, वो बाहर होगा बॉडी के। प्रश्न संख्या अगला है कि मुर्गी अंडे पर क्यों बैठती है। तो बेसिकली देखिए, मुर्गी जो है अंडे पे बैठती है, इसका रीजन का पता क्या होता है, वो होता है उष्मायान के लिए, यानी इसका जो टेम्परेचर है ना वो मेंटेन रहे। क्योंकि अगर मुर्गी अंडे पे नहीं बैठेगी तो देखिए वो फर्टिलाइज नहीं होता है और वो अंडा जो है वो बेकार हो जाता है, तो वहाँ पे उसमें बच्चे नहीं निकलेंगे अगर उस पर मुर्गी नहीं बैठेगी तो, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला चैप्टर ही देख। तो गाइज अगला जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम ही यहाँ पर है किशोरावस्था की ओर। किशोरावस्था की ओर मतलब क्या है, एडोलेसेंस। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा परिवर्तन जो है आपके जो किशोरावस्था है यौनावरण के समय स्टार्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले देखिए शारीरिक लंबाई में वृद्धि स्टार्ट हो जाती है। ये जो पीरियड होता है ये बेसिकली 11 साल से लेकर के यहाँ पे 19 साल तक का होता है। कहीं कहीं इसका डेट यहाँ पे चेंज भी होती है, माफ़ कीजिएगा, इसकी जो वैल्यू है वो आपको वेरी करके मिल जाएगी। तो शारीरिक लंबाई में वृद्धि होती है। दूसरा होता है यहाँ पे गौड़ लैंगिक गुणों का विकास भी होता है। एडम्स एप्पल होता है। अब एडम्स एप्पल बेसिकली क्या होता है, अब देखिएगा जो गर्दन पे ना, जैसे मान लीजिए पुरुष होते हैं, ठीक है, इनके गर्दन पे क्या होता है, कुछ इस तरीके से भाग उठ जाता है, जिसके कारण क्या होती है, आवाज़ बहुत भारी हो जाती है पुरुषों की, जैसे कि मेरी है। तो इसमें एडम्स एप्पल दिखता है, यानी कि गले पे आपको कुछ उठा उठा दिखता है, उसी को एडम एप्पल कहा। अगला प्रश्न देखिए, तो कहते हैं कि निम्न में से कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग निर्धारण करता है। अब शिशु का लिंग निर्धारण कौन सा करता है, तो बेसिकली ये डिपेंड करता है ह्यूमन के। देखिए यहाँ पे अगर फीमेल की बात करते हैं तो उसके पास होता है एक्स एक्स, और यहाँ पे अगर मेल की बात करते हैं तो इसके पास होता है एक्स एक्स। तो इसमें दो कंडीशन बनती हैं, एक तो यहाँ पर या अगर एक्स यहाँ पे इसका आ गया एक्स एक्स हो गया तो ये हो जाएगा यहाँ पर फीमेल हो जाती है, और एक कंडीशन होती है यहाँ पर मान लीजिए एक्स यहाँ से आ गया और वाई यहाँ से आ गया, तो ये यहाँ पर क्या बनता है, ये आपका बनता है मेल और ये यहाँ पे बनता है आपका फीमेल। तो याद रखेंगे क्या होगा यहाँ पर, वो एक्स और वाई की जो कंडीशन होती है बेसिकली वो यहाँ पर लिंग निर्धारण का काम करता है। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा इसका, वो शिशु का लिंग निर्धारण का काम करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसमें कहते हैं कि लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है। बेसिकली ये लड़कियों को देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी आवाज़ जो होती है सुरीली होती है, पतली होती है। तो लड़कों की क्या होती है, जैसे फटे बांस की तरह होती है। तो कुछ कुछ लोगों को बुरा मजाक कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं एडम्स एप्पल या फिर कंठमणि, ठीक है, उसको हिंदी में कहते हैं कंठमणि और इंग्लिश में कहते हैं एडम्स एप्पल। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब देखिए जोड़े तो आप तो सभी पता है कि 23 जोड़े पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अब देखिए इसमें कई सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि यहाँ पर किसी को क्या हो जाता है 47 क्रोमोसोम्स है, मतलब 46 होंगे ना टोटल, तो 47 हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है डाउन सिंड्रोम होता है। इसी तरीके से किसी में 45 हो जाते हैं, तो इसमें क्या बहुत सारी कंडीशन कई सारी ये बीमारियों के तौर पे आती हैं, तो इनको भी अभी हमको पढ़ाएंगे। तो चलिए देखें, तो अगले कहता है यहाँ पर कि पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है। तो पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जो एड्स फैलता है वो बेसिकली किस चीज़ से फैलता है, खून चढ़ाने से, ठीक है। जो आपका ब्लड है वो अगर आप मान लीजिए आप इन्फेक्टेड हैं, ठीक है, एक पुरुष है वो इन्फेक्टेड है, HIV पॉजिटिव है, तो वो अगर किसी को ब्लड देगा तो उसको भी यहाँ पे HIV पॉजिटिव होने की संभावना रहती है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसके रीजन नहीं होती। हाथ मिलाने से, मच्छर काटने से, कंघी साझा करने से ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। प्रश्न संख्या अगला है कि निम्न में से कौन सा नर जनन हार्मोन है। तो नर जनन मतलब जो मेल हार्मोन है वो कौन सा होता है इसमें, तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन लेवल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन किस में होता है, वो आपका फीमेल हार्मोन होता है। प्रश्न संख्या अगला है, इसमें कहते हैं कि जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कोशिका की
कोशिका को कहते हैं, ठीक है। जो आपका जो शिशु का लिंग निर्धारण होता है बेसिकली वह किसके आधार पे होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर गुणसूत्र के आधार पर, ठीक है। जो आपके गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उन्हीं के आधार पर यहाँ पे क्या होता है, ये इसका लिंग निर्धारण होता है, तो याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि किशोरावस्था की उम्र क्या होती है। तो किशोरावस्था की जो उम्र है वो बेसिकली क्या होगी, तो हमने अभी आपको बताया था कि 11 वर्ष से 19 वर्ष के बीच की जो उम्र होती है उसको यहाँ पर किशोरावस्था की उम्र कहा जाता है। इसको अगर यहाँ पे थोड़ा सा मनोविज्ञान में चलें तो इसमें इसको बहुत ही तरीके से, इसको बहुत नामों से जाना जाता है। जैसे इस एज को क्या जाना जाता है, आंधी तूफान की एज जाना जाता है। इसको यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, करियर बनाने के युग को जाना जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ना, कम से कम 10-15 नाम निकल आएंगे मनोविज्ञान में अगर इस चीज़ को पढ़ेंगे तो। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि स्त्रियों में होने वाला मासिक स्राव की सामान्य अवधि कितनी होती है। जो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उनका, वह कितने दिन का होता है, तो याद रखेंगे मतलब कितने दिन के बाद होता है बेसिकली, तो 28 दिन के बाद होता है उनका। तो ये वेरी भी करता है, किसी में 28, किसी में कभी जल्दी हो जाता है, कभी 2-4 दिन लेट भी हो जाता है, तो ये चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कितने उम्र तक को शैशवावस्था कहा जाता है। तो शैशवावस्था जो होती है वो किस एज को कहा जाता है, तो 0 से 5 वर्ष की जो एज होती है उसको बेसिकली यहाँ पर शैशवावस्था भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम होता है। जो बेसिकली किशोर हैं, जो यहाँ पर छोटे उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है, उनके लिए सबसे ज़्यादा होता है जरूरी क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन जरूरी क्यों होता है, क्योंकि उनके शरीर का विकास बहुत उस तेज़ी से होता है उस समय, तो प्रोटीन जितना होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर उनके लिए फ़ायदेदार होगा। तो इसमें से बेसिकली क्या चीज़ है, एक तो दाल, सब्जी और रोटी। दाल, सब्जी और रोटी जो घर का खाना है वो इम्पॉर्टेंट होता है, बाहर का खाना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि लेके चले आ रहे हैं भैया बर्गर, चाउमीन, टिक्की, ये सब यहाँ पे नुकसानदायक होता है किशोरावस्था की एज में। तो गाइस अगला चैप्टर देख लेते हैं। तो बायोलॉजी के 3 चैप्टर खत्म किए, अब चलिए देख लेते हैं कुछ चैप्टर जो फिजिक्स के हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपका क्या है, एक इसमें है आपका ठीक है, फोर्स या चैप्टर है, फोर्स नाम से चैप्टर है, बल तथा दाब। चलिए फोर्स एंड प्रेशर। तो चलिए देखेंगे तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि कुएं से पानी खींचना कैसा बल है। तो बेसिकली जो कुएं से पानी खींचते हैं वो किस प्रकार का बल होता है, तो याद रखेंगे ये आपका होता है अभिकर्षण बल, ठीक। कैसा होता है, अभिकर्षण बल होता है अगर आप कुएं से पानी खींच रहे हैं तो। क्वेश्चन, अब तो कोई कुआं यूज़ भी नहीं करता है, तो बेसिकली यहाँ पे बस क्वेश्चन ही रह गया है बन के। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो इसका मतलब क्या है। पृथ्वी हर एक चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है। किसी चीज़ को आप ऊपर से ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, वापस पृथ्वी पे आती है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि जो गुरुत्व बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये आपका होता है पृथ्वी के पास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न की बात कर लें तो कहते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। बेसिकली जो प्रति इकाई जो आपका क्षेत्रफल है लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब। बेसिकली जो आपका प्रेशर है ना, इसका जो फार्मूला होता है आपका देखेंगे कि प्रति इकाई क्षेत्रफल, यहाँ पे जो आपका क्षेत्रफल मान लीजिए ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो ये आपका होना आवश्यक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है। अगर आप दरवाजे को धक्का दे के खोलते हैं, जहाँ पे पुश पुल लिखा होता है, तो उसे कहते हैं अपकर्षण। दरवाजे पर धक्का देने का बल जो होता है वो उसे अपकर्षण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर बिखर जाते हैं, इसके लिए बल उत्तरदायी है। देखिए जो आपका शुष्क मौसम होता है, बेसिकली जो ड्राई होता है, जैसे आप ठंडी का मौसम होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली अगर आप बाल करते हैं तो ये बिखर जाते हैं। किसके कारण ये होता है, ये आपका होता है बेसिकली स्थिर वैद्युत बल के कारण। जो चार्ज होता है वो एक्टिव हो जाता है बॉडी में। जैसे देखिए मान लीजिए आप स्केल लीजिए कोई और उसको यहाँ पे अपने बालों पे रगड़िएगा और फिर छोटे छोटे टुकड़ों पे यहाँ पे इसको लगाइएंगे तो क्या होता है, ये आपके चिपक जाते हैं सारे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि बल का जो मात्रक क्या होगा। बेसिकली जो यहाँ पे जो बल है उसका मात्रक क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होती है बल की। तो याद रखेंगे इसकी क्या होगी, ये याद रखने वाली बात है, पूछा जाता है तो न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि दाब का मात्रक क्या होता है। अब देखिएगा प्रेशर का जो यहाँ पे एसआई यूनिट क्या होती है, तो ये याद रखेंगे प्रेशर की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, वो यहाँ पर हो जाएगी आपकी पास्कल और न्यूटन वर्ग मीटर दोनों, ठीक है। पास्कल और न्यूटन वर्ग मीटर दोनों इसकी यूनिट होती हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला है कि बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है। जो बैल हैं वो अगर गाड़ी को खींचते हैं तो ये किस बल का उदाहरण होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर पेशीय बल। ठीक है, क्या होगा आपका, ये पेशीय बल का उदाहरण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि कोई भी वस्तु किसी बल के कारण पृथ्वी में गिर जाती है। ठीक है, कोई भी वस्तु है किसी बल के कारण पृथ्वी पे गिरती है तो वह कौन सा बल होता है, तो अभी तुमने बताया थे गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है, कोई भी वस्तु जो है वो पृथ्वी की तरफ ही आकर्षित होती है। तो गाइस यहाँ पे जो अगला चैप्टर है वो रहने वाला है आपका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब जो है घर्षण होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। कहते हैं कि तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति है। तो तरल जो घर्षण है वो क्रम जब कम होगा वो क्या होगी, वृत्ति। वृत्ति अगर आकृति है तो उसमें यहाँ पे घर्षण जो है वो बहुत ही कम लगेगा। चलिए अगला देख। अब जो फ्रिक्शन है ना बेसिकली वो क्या होता है, तो फ्रिक्शन या फिर घर्षण जो हमेशा क्या होता है, तो देखिएगा ये बेसिकली यहाँ पे कुछ मामलों में तो हानिकारक होता है तथा कुछ मामलों में लाभदायक होता है। अब देखिए घर्षण का मतलब क्या है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप पेन की मदद से लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो पेन की मदद से लिख नहीं पाएंगे। और कुछ पल में ये हानिकारक इसलिए होता है, जैसे मशीन्स वगैरह होती हैं, कुछ होता है तो उसमें क्या होते हैं को जो घर्षण के कारण उसमें क्या होता है वो जो है उसका साइज जो छोटा जाता है, घिस जाते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे उसको जो खराबी आ जाती है, चीज़ें होती है। तो देखिए ये आपका होता है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप चल नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि घर्षण को कम करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। जो बेसिकली जो आपका फ्रिक्शन है उसको कम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट। जो आपने सुना होगा तो वो हो जाएंगे स्नेह। जैसे कि आपकी कोई यहाँ पर वो होता है जो मशीन होती है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा तेल वगैरह डाल देते हैं। जैसे चैन आपने साइकिल चलाई बचपन में, उसमें तेल डालें तो क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिससे यहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं चीज़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि घर्षण से उत्पन्न होती है। तो घर्षण से क्या उत्पन्न होती है, तो सिंपल सी बात है, घर्षण से हमेशा ऊष्मा ही उत्पन्न होगी, यानी कि जो हीट प्रोड्यूस होती है घर्षण के कारण। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि टायर की तीलियों की जो गोटी है वो क्या होता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है, घर्षण को बढ़ाते हैं। वो घर्षण को बढ़ाते हैं, जो टायर की तीलियों की जो गोटी होती हैं घर्षण को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि तेली सतह से, अब जो तेली सतह है, कोई एक जो ऑयली सरफेस है उसमें क्या होगा, ऑयली सरफेस में सिंपल सी बात है कि उसमें घर्षण यहाँ पे बहुत ही कम लगेगा, इसीलिए तो इस पर आप फिसलेंगे। अब यहाँ पे अगर फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो आप फिसल जाएंगे। तो याद रखेंगे फ्रिक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेली लाइफ के लिए। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे तो कहते हैं कि बर्फ पर चलने पर आप फिसल क्यों जाएंगे। बर्फ पे चलेंगे तो आप फिसल जाएंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो आपका फ्रिक्शन होगा वो बहुत कम लगेगा, घर्षण जो है बहुत कम लगेगा, इसी वजह से आप बर्फ पे पिघल जाएंगे। और किसी बजरी पे या फिर मिट्टी या फिर किसी भी ऐसे खुरदरे प्लेस पे चलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका फ्रिक्शन जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण आप गिरेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहता है कि कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण को हो जाता है। तो कैरम बोर्ड है जो, उस पर आप लोग पाउडर डालते हैं, क्यों डालते हैं, क्योंकि ताकि अगर आप स्ट्राइकर से किसी गोटी को मारें तो वो सीधा उसी डायरेक्शन में जाए जितना आप करना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका ये आपका कम हो जाता है। ठीक है, घर्षण कम हो जाता है उसमें डालने से, क्या चीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। तो गाइस यहाँ पे देखिए जो अगली चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपका साउंड। ठीक है, साउंड से कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए, क्योंकि 10th लेवल का ही आपका एग्जाम है। तो मैं उससे बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा आपको आएगा नहीं, इसी में से आपको प्रश्न घुमाए जाएंगे, क्योंकि 10th का कोर्स यहाँ पे 10th के नीचे का ही सारा का सारा आपको यहाँ पे हम करा रहे हैं। इसीलिए मैंने बताया कि 9th 10th के एनसीईआरटी करा चुके हैं, 8th के करा रहे हैं। अब इसके बाद अभी 7 6 में अगर अच्छा प्रश्न होगा तो वो भी आपको हम करा देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बोलते हैं कि जो ध्वनि है वो संचरित हो सकती है, यानी कि ध्वनि जो है आपकी जो साउंड है वो किस में ट्रेवल कर सकता है। तो वो देखिएगा आपका ठोस, द्रव तथा गैस, तीनों में आपका क्या होता है, साउंड ट्रेवल करता है। ठोस में कैसे होगा, जैसे आप ले कोई आपका जो आपका घंटा होता है उसको बजाते हैं तो साउंड होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। जैसे ट्रेन की पटरियों को आप अगर कान रख के सूंघते हैं, मतलब जब ट्रेन काफ़ी दूर हो तो उससे भी पता चल जाता है। द्रवों में तो होता है, गैस में भी होता है। चलिए अगला, तो अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। तो बोलता है कि इसके जो आवर्त काल का मात्रक क्या होता है। जो आवर्त काल है ना, इसका जो यूनिट हो गया है वो क्या होती है, वो आपकी होती है एस। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहते हैं कि इनमें किसकी आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। जो आवृत्ति क्या होती है, ये सबसे अधिक होती है, किसकी होती है,
तो ये आपको सभी को पता है छोटी बच्ची, जो छोटी बच्ची होते हैं ना बहुत प्यारी से बोलती हैं, उसका मतलब क्या है उनकी जो आवृत्ति है ना वो बहुत ही यहाँ पे अधिक होती है, इसी वजह से वो बहुत ही सुरीला बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न की बात कर लीजिए तो कहते हैं कि प्रासर्व ध्वनि जो होती हैं उसकी रेंज कितनी होती है। बेसिकली जो प्रासर्व ध्वनि होती हैं वो क्या होती हैं, वो 2000 हर्ट्ज से कम होती है। हर्ज क्या है, हर्ज एक आपकी फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है, ठीक है। अब ये क्या है, इसका राइट आंसर आपका पहला जो 2000 हर्ट्ज से अधिक होती है क्या, प्रासर्व ध्वनि। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है। इसमें कहते हैं कि हमें कोई धुन सुनाई नहीं देती, इसका कारण क्या है। अभी हमें कोई अगर साउंड ना सुनाई देगा तो इसका बेसिकली कारण क्या होता है, वो होता है यहाँ पे कंपन, ठीक है। कंपन जो होता है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो क्या होता है, वो ध्वनि हमको सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो गया आपका कंपन। अगला देखें तो कहते हैं कि मानव के कानों के लिए जो आपकी श्रव्यता परास है वो कितनी चाहिए। जो मानव के कान है, बेसिकली जो आपके कान है ना, वो कितने हर्ज तक की आवाज़ को सुन सकते हैं, यानी कि 20,000 हर्ज से लेकर के 20,000 तक के बीच की जो साउंड है वो हम सुन सकते हैं। इसके नीचे की जो आवाज़ें सुनते हैं बेसिकली वो एनिमल्स होते हैं। जो एनिमल्स हैं वो 20,000 हर्ज के नीचे की भी गाने आवाज़ें सुन लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे जो आपके घर में डॉगी वगैरह होते हैं बहुत दूर की आवाज़ सुन लेते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली 20 हर्ज से नीचे की भी आवाज़ को सुन लेते हैं। इंसानों के बस की बात है नहीं, वो सिर्फ 20 से 20,000 के बीच की बात ही सुनते हैं। प्रश्न क्या अगला है कि यहाँ पे अवस्रव ध्वनि की यहाँ पे आवृत्ति कितनी है। अवस्रव का मतलब है जो यहाँ पे इंसान सुन ही नहीं सकते, वो कितना होता है, 20 हर्ज से कम। ये जानवर सुनते हैं, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि कंपन आयाम का जो एसआई मात्रक क्या होता है। जो बेसिकली वाइब्रेशन है वो आयाम उसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पर एम यानी कि मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो इसमें कहते हैं कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ आवृत्ति, तो वो हो जाएगी यहाँ पे हर्ज। फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या है, हर्ज, हमने अभी आपको बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है। जो आपकी ध्वनि की प्रबलता यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है वो किस पे डिपेंड करता है, तो आयाम पे डिपेंड करता है, ठीक है। आयाम पे ये डिपेंड करता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने साउंड के प्रश्नों को भी ले लिया है। अब चलिए देख लेते हैं। तो गाइज अगला जो क्वेश्चन देख लेंगे वो हो जाएगा यहाँ पर किस चैप्टर से, संरचना एवं प्रकार। आप 8th क्लास की एनटीआरसी थे, इसको मैच भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कहते हैं कि कोशिका में गुणसूत्र की उपस्थिति कहाँ पर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका केंद्रक में, यानी कि जो सेल में आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो आपके केंद्रक में होते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस में पाया जाता है, तो याद रखेंगे वो हरी पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। जो आपकी ग्रीन लीव्स होती हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। अगला प्रश्न जो है ये बहुत बार मैं करा चुका हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें क्या है कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी कि किसको हम जो आपकी आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग कहते हैं, तो वो हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग या फिर आत्महत्या की थैली कहा जाता है। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं कि एक कोशिकीय जीव कौन है, यानी कि यूनिसेलुलर जीव इसमें से कौन सा है। तो आप देखेंगे कि इसका जो अमीबा है ना ये आपका यहाँ पर यूनिसेलुलर होता है। इसमें सिर्फ एक ही सेल होती है, एक ही सेल पे ये जीव जीवित रहता है। बाकी अगर बात कर लेते हैं जो मक्खी, कछुआ, तितली, ह्यूमन, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर, यानी कि इसमें जो बहुत कोशिकाएं होती हैं। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है। जो आपके सजीव हैं उनमें जो अनुवांशिक गुण होते हैं बेसिकली, तो उनको यहाँ पर वाहक यानी कि कौन ट्रांसफर करता है। आपके पिताजी से जो गुण मिले हैं आपको, वो कौन ट्रांसफर करता है, तो वो हो जाएंगे यहाँ पे जीन। जीन जो हैं वो क्या करते हैं, आपके जो है इन अनुवांशिक गुण है उनको ट्रांसफर करते हैं, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। तो कहते हैं कि किसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है। बेसिकली कोशिका का ऊर्जा संयंत्र या फिर इसे कहा जाता है कभी कभी कि पावर हाउस कहा जाता है। सेल ऑफ पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव है, सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर यहाँ पे जो जीव रहता है वो कौन सा रहेगा, वो होगा आपका माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि केंद्रक को
किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। जो केंद्रक होता है इसको किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे सेफ्रोनीन। ठीक है, सेफ्रोनीन इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न पे नजर डालते हैं। अगले प्रश्न में देखिए तो कहते हैं कि जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते हैं। जो जंतु कोशिका होती है, ठीक है, जो आपकी बेसिकली कहते हैं कि एनिमल जो सेल होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं पाई जाती। यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो सिंपल सी अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा इसमें क्या होता है आपका, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया पाई ही जाएगी, फिर यहाँ पे आपका होगा लाइसोसोम पाया जाता है, फिर आपका केंद्रक पाया जाता है। तो पाया क्या नहीं जाता है, वो हो जाएगा प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वो एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कोशिका कितने टाइप्स की होती हैं। तो अभी तो हमने आपको बताया था कि कोशिका जो है बेसिकली वो दो ही टाइप की होती हैं, एक आप यहाँ पे एक कोश की होती हैं, एक बहुकोश की होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि पौधों में कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है। जो पौधे होते हैं इसमें कोशिकाओं का जो हरा रंग है वह किसके कारण होता है, तो याद रखेंगे वो होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के कारण कोशिका में हरा रंग पाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब अगले में बात कर लीजिए तो कहते हैं कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। ठीक है, जंतु कोशिका में क्या चीज़ नहीं पाई जाती है, एनिमल सेल में क्या नहीं पाई जाती है, तो वो हो जाएगी यहाँ पे कोशिका भित्ति, यानी कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो इसमें नहीं पाई जाती है। प्रश्न संख्या अगला है कि कोशिका की खोज कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1600, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, वो होगा आपका 1665। ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा, किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया कि जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचना कौन सी होती है। जो आपकी जीव है उसकी जो मूलभूत संरचना कहलाती है वो कौन सी होती है, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वो होती है कोशिका, यानी कि सेल होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।